हमारे स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि कल जो है हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया था, तो आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। विश्व का भूगोल जो है, ये विश्व का भूगोल है, इसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट मजबूत करना हो या नॉर्मल जानकारी के लिए भी आपको जियोग्राफी को पढ़ना है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए मिलजुल के हम लोग इस क्लास को रोमांचक बनाएं और विश्व के भूगोल के बारे में हम लोग स्टडी करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी लैटिन भाषा के शब्द जियो धन ग्राफोस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या करना, अर्थात पृथ्वी की व्याख्या करना। ये क्या होता है? जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी क्या होता है? पृथ्वी की व्याख्या करना। वैसे भी अगर भूगोल का आप लोग तोड़ेंगे तो भू धन गोल, यानी कि दो शब्द भू और गोल से मिलकर बन रहा है। भू से अर्थ क्या है? पृथ्वी, और गोल से यानी कि आकार उसके आकार से मतलब है। तो उसी तरीके से यानी कि जो पृथ्वी की व्याख्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी की व्याख्या को जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। भूगोल जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरोटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरोटोस्थनीज ने किया था। और कहीं कहीं पर इन्हीं को भूगोल का पिता भी देखने को मिलता है, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, इरोटोस्थनीज को। ठीक है, कहीं कहीं हिकैटियस को मिलता है, हिकैटियस नाम देखने को मिलता है, लेकिन अगर इरोटोस्थनीज दिया गया है तो आप लोग इरोटोस्थनीज को लगाएंगे। ठीक है, कुछ लोग भूगोल का जनक हिकैटियस को मानते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, कुछ लोग भूगोल का जनक हिकैटियस को मानते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेग्जिमेंडर थे। कौन थे? एनेग्जिमेंडर थे विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन पॉइंट होता है, मेन चीज़ हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा ब्रीफ नॉलेज हो गया जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी के फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं, जियोग्राफी का जनक कौन होता है, ये सब जो ब्रीफ पॉइंट होता है नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया उसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में। अब हम लोगों का यहाँ से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रह्मांड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स को पढ़ेंगे, यूनिवर्स या ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ जानेंगे। ब्रह्मांड कहते किसे हैं, आप लोग बता सकते हैं? अगर आप लोग को पता होगा ब्रह्मांड किसे कहते हैं तो ब्रह्मांड जानते हैं? सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय पिंडों तक जो भी है सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय पिंडों तक जितनी भी चीज़ें हैं सब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है ब्रह्मांड के बारे में। तो सामान्य रूप से ग्रहों, उपग्रहों, सौर मंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि इन सब के सम्मिलित को ब्रह्मांड कहते हैं। ग्रहों को, उपग्रहों को, सौर मंडल, तारा, आकाश गंगा, इन सब का जो सम्मिलित रूप है, सम्मिलित पुंज है, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। इसीलिए ये जो मैं एक लाइन का प्रयोग किया था, एक सेंटेंस की, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय पिंडों तक को ब्रह्मांड कहते हैं। तो सूक्ष्म अणु, कोई भी सूक्ष्म अणु है, तारा, मतलब छोटे से छोटा चीज़ जो भी होता है, और विशाल से विशाल चीज़, सब ब्रह्मांड होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, यानी कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हमें महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इससे मिलती है। किससे मिलती है? बिग बैंग थ्योरी काफ़ी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, तो यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था 1927 में। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है कि बिग बैंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने 1927 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है तथा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था SSC GD में, साइंस का ये क्वेश्चन आया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं प्रत्येक आकाशगंगा में? तो प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आया। आकाशगंगा के केंद्र में गैलेक्टिक बल्ज होता है। क्या होता है? आकाशगंगा के केंद्र में गैलेक्टिक बल्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्ब में ब्लैक होल या कृष्ण विवर पाए जाते हैं। ब्लैक होल या कृष्ण विवर पाए जाते हैं, और उसी से जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में क्या होता है। ब्लैक होल में अगर कोई भी चीज़ जाता है, समझ लीजिए वहाँ फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ब्लैक होल में। ठीक है, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं, ये भी नाम पूछा गया है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है हमारी आकाशगंगा की आकृति। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य एक तारा है, ये भी कई बार स्टेटमेंट आया है कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। कई लोग सूर्य को ग्रह समझते हैं, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा जो है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष, 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। ठीक है, और मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाशगंगा जिसको देवयानी कहते हैं। क्या? देवयानी जो है ये मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाशगंगा है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम गैलीलियो ने आकाशगंगा की खोज की थी। और एक चीज़ है, ठीक है, सीरियस या सीरियस बोलते, सीरियस या डॉग स्टार जिसको कहते हैं, ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है। 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी है इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। जैसे एक आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, ऐसे ऐसे कई आकाशगंगाओं का ऐसे समूह रहता है। ठीक है, और इस समूह को जो है इसको सुपर क्लस्टर कहते हैं। लगभग 50-60 सुपर क्लस्टर जो होते हैं ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, फिर मंदाकिनी के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला, मंदाकिनी के सबसे शीतल और सब चमकीले तारे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तारा के बारे में इतना समझ में आ गया बच्चों। इसके बारे में जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में, जो मोटी मोटा बात दिया गया है, इसमें लगभग हर चीज़ दे दिया गया है। जैसे थ्योरी टाइप नहीं दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ दे दी है, सभी चीज़ें दे दी गई। अगर आप लोग इतना पॉइंट टू पॉइंट रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, अगर ब्रह्मांड से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसके अंतर्गत के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग तारा पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा दिया गया है, वन लाइनर और लाइन टू लाइन दिया गया है, अच्छा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तारा के बारे में। ठीक है, तारे या स्टार क्या होते हैं? वह आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तारा कहलाता है। यानी कि जो तारा होता है उसके पास अपना ऊष्मा भी होता है, उसके पास प्रकाश भी होता है अपना। ठीक है, जब विरल गैसें केंद्रित होकर पास आ जाती हैं, विरल गैसें केंद्रित होकर पास आ जाती हैं तो घने बादल के समान छा जाती हैं, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहते हैं। जैसे गैसें हैं,
इस तरीके से ये सिकुड़ती हैं, सिकुड़ते सिकुड़ते जब केंद्रित हो जाती हैं, विरल होकर केंद्रित हो जाती हैं, तो उसी को निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब इन नेबुला में नाभिकीय संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारों का रूप ले लेती हैं। इसी में जब नाभिकीय संलयन होता है तो धीरे धीरे ये जो है तारों का रूप ले लेती हैं। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, यानी कि हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? हीलियम में होता है। ये चीज़ पूछा गया है कि हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है, तो हाइड्रोजन का संलयन जो है ये हीलियम में होता है। तारों में ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में ईंधन रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर यानी कि लाल रंग अगर है तो वृद्ध है, नारंगी रंग है तो प्रौढ़ तारा है, नीला या सफ़ेद रंग है तो युवा तारा है। तो ये जो है उसके जो है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है कि क्या कैसे उसका है। ठीक है, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे है लाल दानों। जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तब वह लाल दानों का रूप ले लेता है और लाल दानों आकार बड़ा होने लगता है, लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है। ठीक है, पहली स्थिति आती है कि यदि लाल दानों का द्रव्यमान 1.4 ms जानते क्या होता है? ये सूर्य का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ सन। ठीक है, मास ऑफ सन होता है, 1.4 मास ऑफ सन होता है। जब इससे कम होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं, और श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जब यह चमकना छोड़ देता है तब यह वह काला वामन का रूप ले लेता है। क्या होता था? काला वामन का रूप ले लेता है, उसके बाद कहीं इसी ब्रह्मांड में जाकर वो खो जाता है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होती है? एक स्थिति होती है यदि जब लाल दानों जो रहता है इसका द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से अधिक होता है, तब इसे अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं, जिसको सुपरनोवा विस्फोट के द्वारा बनता है अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है और यह अंत में क्रिस्ट बीबर यानी कि ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला तारा क्षेत्र है और ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन जॉन व्हीलर ने किया था। किसने किया था? जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल की जो है ये संकल्पना को बताया था। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ब्लैक होलों का समूह रॉग ब्लैक होल कहलाता है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले चमकीले खगोलीय पिंड को क्वेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेसर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेसर किसे कहते हैं? तो क्वेसर जो है ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार ये आकाशगंगा में सबसे अधिक चमकदार तारा है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। और इसी को जो 1.4 मास ऑफ सन होता है, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर जानते हैं कौन थे? यस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल विज्ञान भौतिक शास्त्री थे। यस चंद्रशेखर, इन्हीं ने जो है इसका जो थ्योरी था इन्हीं ने दिया था। और इसी 1.4 मास ऑफ सन को जो है चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। ठीक है, कहीं थोड़ा सा जगह हो तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या होता है? जैसे ये हमारा नेबुला है। ठीक है, नेबुला है। नेबुला जैसे छोटा तारा एक होता है, एक बड़ा तारा होता है। ठीक है, छोटा तारा है, बड़ा तारा है। छोटा तारा फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे ये क्या होता है? ये लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। अंदर हाइड्रोजन रहता है, ये लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। फिर लाल दानों आगे, फिर इसका आगे विकास होगा, फिर ये श्वेत दानों बन जाएगा। श्वेत बामन बोलते हैं, दानों नहीं, श्वेत बामन। ठीक है श्वेत बामन बनता है। फिर उसके बाद ये काला बामन बन जाएगा और काला बामन बनकर कहीं ब्रह्मांड में विलुप्त हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तारे का जीवन काल इसी तरीके से होता है। छोटा छोटा तारा जो होता है, लाल दानों, फिर श्वेत बामन, फिर काला बामन, समाप्त जीवन काल। फिर जो बड़ा तारा रहता है वो जो है वो भी लाल दानों बनता है, लाल दानों बनेगा। उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट होगा, जिसको अभिनव तारा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पल्सर बनता है और एक ब्लैक होल बनता है, और ब्लैक होल वही सी ब्रह्मांड में खो जाता है। ठीक, इस तरीके से कुछ जो है हमारे तारे का विकास होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
ठीक। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुणा द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। ठीक है। चंद्रशेखर सीमा की खोज भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। किसने की थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग सौरमंडल को पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में क्या कैसे है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सौरमंडल या सोलार सिस्टम। ठीक है। क्या दिया गया है? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। कहने का मतलब है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के साथ साथ सूर्य के चारों ओर जो भी है ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है, इन सबको संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य सौरमंडल का हिस्सा है कि नहीं, तो आप लोग बताएंगे कि सूर्य भी सौरमंडल का हिस्सा है। सूर्य को लेकर जितने ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह हैं, सब सौरमंडल का हिस्सा है। ठीक है। सबको मिलाकर सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, इसीलिए सूर्य जो है ये समझ लीजिए जैसे घर का मुखिया होता है, उस तरीके से सूर्यमंडल का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है। यानी कि सूर्य से ही, जैसे आपके घर का मुखिया जो होगा आपको वही ना पैसा देता है, कोई सामान लेना रहता है, कोई चीज़ रहता है, आप उनसे आग्रह करते हैं, वो आपको दिलवाते हैं। उसी तरीके से सूर्य हमारे सौर परिवार का या सौर मंडल का मुखिया होता है और वह समस्त ऊर्जा का स्रोत भी वही होता है। ठीक है। सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने किया था। किसने किया था? कापरनिकस ने किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे सौरमंडल का चित्र। ठीक है। ये सूरज है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, प्लेटो को हटा दिया गया है, कूपर बेल्ट है, ये सब मिला जुला के यही सब ये हमारे सौरमंडल, ये सौरमंडल है। ठीक है। इसमें सौरमंडल से क्वेश्चन आता है सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सबसे अंतिम जो सबसे, इस तरीके से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आगे हम लोग करेंगे उसको। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पहले सन के बारे में देखते हैं, एक एक करके सन, फिर एक एक करके एक एक ग्रह के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। सन के बारे में क्या दिया गया? सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है, यह सौर मंडल का जन्मदाता है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा जाता है। क्रोड, यह सूर्य के मध्य वाला भाग है, इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसी में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। जो क्रोड होता है, क्रोड इसी मध्य भाग होता है सूर्य का, और इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और यहीं से ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि यहीं से ऊर्जा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिसको दूसरा कहते हैं, दूसरा भाग है इसका विकिरण मंडल, जिसको कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती हैं। कहाँ? विकिरण मंडल में, जिससे एक्सरे किरणें हैं, फोटान है, ये सब। ठीक है। फिर तीसरा आता है संवहन मंडल, जिसको इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। ठीक है। ये सूर्य का 3 पार्ट होता है, 3 भागों में सूर्य को बांटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं बाह्य संरचना के आधार पर, यानी कि बाहरी संरचना के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांटा गया? तो बाहरी संरचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रकाश मंडल, दूसरा वर्ण मंडल और तीसरा किरीट। प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यह सूर्य का वह भाग है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जिसको हम लोग देखते हैं। सूर्य लाल दिखाई दे रहा है, जो यही लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये जो होता है ये प्रकाश मंडल होता है। ठीक है। फिर एक वर्ण मंडल होता है, क्रोमोस्फीयर, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। ठीक है। और एक होता है किरीट, जिसको कोरोना भी कहते हैं इंग्लिश में, यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, इसको डिक्टो याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद कर लीजिएगा।
मेरे दोस्त, मेरे भाई बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार बना है। जैसे सूर्य का व्यास जो है ये 13,92,000 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी के कुल व्यास का लगभग 110 गुना। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी के व्यास का कितना है तो 110 गुना है। सूर्य का आयतन कितना है तो पृथ्वी से 13 लाख गुना है, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य की अनुमानित आयु क्या है तो 10 अरब जो है अनुमानित आयु है, और वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य के केंद्र का ताप जो होता है ये 15 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। धब्बे देखते होंगे कहीं कहीं पर धब्बा बना रहता है सूर्य पर, तो वहाँ जो है तापमान थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। सूर्य की घूर्णन अवधि क्या है तो 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष, और 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष इसकी घूर्णन गति है, ठीक है बच्चों। और इसको याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। ये होता है एक प्रकाश वर्ष, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको भी याद रखिएगा, कितना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और एक पारसेक बराबर, पारसेक भी दूरी का मात्रक है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये दोनों याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ये पारसेक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सूर्य से संबंधित जो भी पॉइंट थे, जो भी बिंदु थे, वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड से परिक्रमा करता है। इसे मंदाकिनी का एक चक्कर पूर्ण करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कितना 25 करोड़ वर्ष। देखिए हमारे ब्रह्मांड में ना, ये जरूरी नहीं है कि एक ही मंदाकिनी है या एक ही ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, कई मंदाकिनी है, लेकिन कोई मतलब देखा नहीं है। लेकिन ऐसा तथ्य है, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि कई आकाश गंगाएं हैं, कई जो है सौरमंडल हैं। इस तरीके से जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारी आकाश गंगा है, मंदाकिनी है, तो ये जो है इसमें सूर्य का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि सूर्य के प्रकाश के चाल से अगर आप लोग जाने की सोचेंगे, तब भी आप लोग नहीं पार कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मानव जीवन जानते हैं कितना साल होता है, 60-70 साल, 90 साल।